हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। ये मैंने अभी तक यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया था और इस टॉपिक का नाम है इंटीग्रल इक्वेशन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। मैंने कहा चलो कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आज मैं आपके सामने इंटीग्रल इक्वेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके अंदर आज की क्लास के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि इंटीग्रल इक्वेशन एग्जैक्टली होती क्या है एंड इसके जो टाइप्स है लाइक वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन एंड फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, उसमें भी फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, घने सारे यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है। तो उन सबको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। तो सुन देखिए। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन एग्जैक्टली होती क्या है। तो आप बोलोगे सर वो इक्वेशन जिसके अंदर इंटीग्रेशन का साइन है। तो भैया ऐसा नहीं है, उसके साथ एक अननोन फंक्शन भी आना चाहिए, राइट। सच इक्वेशन इज नॉन एज एन इंटीग्रल इक्वेशन। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल दूं कि y(x) = 0 to x sin x dx, भैया इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos x। तो ये इंटीग्रल इक्वेशन नहीं है। इंटीग्रल इक्वेशन ये है y(x) = sin x + 0 to 1 kxt yt dt। भैया अननोन फंक्शन आ रहा है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। ठीक है, मतलब एक हमारे पास नॉन फंक्शन जैसे kxt तो होता है, नॉन फंक्शन होता है, पर जो yt होता है ये हमारे पास क्या होता है भैया, अननोन फंक्शन होता है, राइट। तो सच इक्वेशन इज नॉन एज एन इंटीग्रल इक्वेशन, राइट। अब यहाँ पे लिमिट हमारे पास 0 to b है या 0 to x है या 0 to 1 है, कुछ भी हो सकती है ना। इनके टाइप्स डिसाइड करेंगे कि कौन सी है यहाँ पे, है ना, वोल्ट्रा या फिर फ्रेडहोल्म में। स्टूडेंट, जो इंटीग्रल इक्वेशन होता है उसका जनरल फॉर्म ये होता है ना, gx y(x) = fx + λ kxt yt dt, जहां पर fx और kxt तो होते हैं नॉन फंक्शन, इनकी हमारे पास वैल्यू होती है। पर जो yt होता है ये हमारे पास एक अननोन फंक्शन होता है, इसको ही हमें निकालना होता है। इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब yx की वैल्यू निकालना। क्लियर है। इंटीग्रल इक्वेशन की क्लासिफिकेशन की बात करी जाए तो भैया इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास नॉर्मली दो टाइप की होती है। वैसे तो इसके अंदर भी थोड़ा सा सब टाइप से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक होती है लीनियर, नॉन लीनियर एंड सिंगुलर। नेक्स्ट होती है वोल्ट्रा एंड फ्रेडहोल्म। तो भैया एग्जैक्टली हम बात करे जाए तो बड़ी बड़े शब्दों में हम बात करी जाए तो दो टाइप की ये होती है, एक होती है वोल्ट्रा और एक होती है फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। अब वोल्ट्रा फर्स्ट काइंड भी होती है, सेकेंड काइंड भी होती है, थर्ड काइंड भी होती है। फ्रेडहोल्म फर्स्ट काइंड भी होती है, सेकेंड काइंड भी होती है, थर्ड काइंड भी होती है। वोल्ट्रा फर्स्ट काइंड होमोजीनियस, वोल्ट्रा सेकेंड काइंड होमोजीनियस, वोल्ट्रा थर्ड काइंड होमोजीनियस। फ्रेडहोल्म फर्स्ट काइंड होमोजीनियस, फ्रेडहोल्म सेकेंड काइंड होमोजीनियस, है ना। फ्रेडहोल्म फर्स्ट काइंड नॉन होमोजीनियस। भैया गणे सारे यहाँ पे अलग अलग टाइप है, पर कुछ भी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा और कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप पता लगा सकते हो कि यार इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे कौन सी है, जिसे मैं आपके सामने बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें यहाँ पे सबसे पहले बात करी जाए तो gx नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे 1 होता है, राइट, है ना। तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है इंटीग्रल इक्वेशन वो हमारे पास ऐसी होती है, y(x) = fx + λ। इसमें यहाँ पे हमारे पास 0 to x kxt yt dt, है ना। एक इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास ये है। दूसरी इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हमारे पास y(x) = fx + λ 0 to 1 एंड इसमें यहाँ पे आ रहा है हमारे पास kxt yt dt। तो भैया सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है और फ्रेडहोल्म क्या होती है। अगर हमारे पास कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन इस टाइप की है जहां पर इसकी अपर लिमिट वेरिएबल है, x है, सच इक्वेशन इज नॉन एज एन वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन इस टाइप की जहां पर अपर लिमिट जो है वो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है या फिक्स्ड है, सच इक्वेशन इज नॉन एज एन फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। पहली बात यहाँ पे समझ में आ गई कौन सी वोल्टेरा होती है, कौन सी फ्रेडहोल्म होती है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड में इनमें क्या फर्क है। अब यहां पे समझने की जरूरत है, अगर हमारे पास y 2 बार आ रहा है, y इंटीग्रल इक्वेशन में 2 बार आ रहा है, एक बार y इज फंक्शन ऑफ x, एक बार इंटीग्रेशन के अंदर y इज फंक्शन ऑफ t, देन सच इक्वेशन इज नॉन एज ए सेकंड काइंड। अगर यहां पे हमारे पास ये इक्वेशन ऐसी हो जाती, कैसी हो जाती है यार भैया, fx = λ 0 to x kxt yt dt = 0, है ना। भैया ये y(x) 0 हो गया, तो यहां पे एक ही बार आ रहा है yt, तो ये हमारे पास होगी वोल्टेरा फर्स्ट काइंड। भैया ये फर्स्ट काइंड है, ये सेकंड काइंड है। क्लियर है। नॉर्मली फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड हमारे काम की होती है, थर्ड काइंड में बाद में डिस्कस करूंगा ना, कंफ्यूज हो जाओगे अभी। इसी टाइप से यहां पे ये हमारे पास yt 2 बार आ रहा है, मतलब y 2 बार आ रहा है, दैट इज नॉन एज अ फ्रेडहोल्म सेकंड काइंड।
अगर ये 0 हो जाए तो भैया ये हमारे पास हो जाएगा लैम्बडा, ये आप इसको प्लस ले लीजिए, है ना, लैम्बडा ये आएगा हमारे पास 0 to 1 kxt yt dt इज इक्वल टू 0। भैया y एक बार आ रहा है, दैट इज नोन एज अ फ्रेडहोल्म फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया होगा कि फ्रेडहोल्म फर्स्ट काइंड क्या होता है, फ्रेडहोल्म सेकंड काइंड क्या होता है, वोल्टेरा फर्स्ट काइंड क्या होता है, वोल्टेरा सेकंड काइंड क्या होता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस भी बताई दो। अगर किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर ये जो fx है भैया, ये fx पे चलेगा, अगर ये fx नॉन जीरो है, क्या है भैया, अगर fx हमारे पास नॉन जीरो है, दैट इज नॉन एज ए नॉन होमोजेनियस। और अगर fx की वैल्यू 0 हो जाए, क्या हो जाए भैया, 0 हो जाए, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, होमोजीनियस हो जाएगी। अब आपके मन में सवाल उठे कि सर होमोजीनियस सेकंड काइंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या होगी। भैया ये सेकंड काइंड है, इसके अंदर fx को 0 कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये भैया 0 कर दिया हमने, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, होमोजीनियस वोल्टेरा सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। क्लियर है ना? तो ये आपको समझने की जरूरत है ना? अगर आपसे बोला जाए कि सर नॉन होमोजीनियस हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या होगी, तो भैया इसमें fx रहने दो, है ना, ये सेकंड काइंड में fx रहने दो, ये नॉन होमोजीनियस है ना? अगर आपसे बोला जाए कि सर फर्स्ट काइंड नॉन होमोजीनियस क्या होगी, तो दिस इज फर्स्ट काइंड नॉन होमोजीनियस, है ना? अगर आपसे बोला जाए कि सर फर्स्ट काइंड होमोजीनियस क्या होगी, तो भैया fx को 0 कर दे। इसी टाइप से यहां पे हो जाएगा भैया। क्लियर है? अगर यहां पे हमारे पास इस fx को 0 कर दिया जाए, है ना, देखो ये हमारे पास है फ्रेडहोल्म सेकंड काइंड नॉन होमोजीनियस, क्योंकि fx हमारे पास क्या है, नॉन जीरो। अगर इस fx को मैं 0 ले लूं, क्या ले लूं भैया, 0 ले लूं, तो यार ये हमारे पास क्या आएगी, kxt, है ना, yt dt। भैया क्या हो गया, ये हमारे पास होमोजीनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, है ना? ये समझ में आना चाहिए आपको। अगर आपको ये समझ में आ गया तो भैया काम खत्म है, इससे काम हो जाएगा आपका, राइट? इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। सुन बात करी जाती है यहाँ पे लीनियर के बारे में, तो ये जो y है ये हमारे पास क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, मतलब ये साइन कॉस लॉग में नहीं होना चाहिए, राइट? अगर हमारे पास यहां पे ये लीनियर नहीं है, तो दैट इज नॉन एज ए नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। भैया मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि नॉर्मली यहां पे जो इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं वो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के निकालते हैं ना, नॉन लीनियर का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ पर्टिकुलर केसेस में करता है, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर है? ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन भी मैंने आपके सामने बताने की कोशिश करी, ये जैसे वाई एक्स स्क्वायर, मतलब या ये फिर ये है ना, भाई वाई जो है ना, जो अननोन फंक्शन भाई वाई है, वो ये भी है और ये भी है ना, यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स है, यहाँ फंक्शन ऑफ टी है ना? तो अगर एक भी हमारे पास नॉन लीनियर हुआ तो भैया ये भी नॉन लीनियर हो जाएगा, राइट, है ना? तो अगर हमारे पास जैसे ये, अगर हमारे पास वाई एक्स स्क्वायर आ गया, राइट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन, नॉन लीनियर। जैसे ये e की पावर वाई टी आ गया, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगा, राइट? अब बात करते हैं सुन फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड, तो मैं बता ही चुका हूं आप सभी को, है ना? सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है भैया? एन इंटीग्रल इक्वेशन is called a singular if at least one limit of integration is infinite। मतलब कहना चाहता हूं यहां पे कि जो इंटीग्रेशन है वो इम्प्रॉपर टाइप का आ जाए। अगर हमारे पास ये इंटीग्रेशन इम्प्रॉपर टाइप का आ जाता है तो सच इंटीग्रल इक्वेशन इज नॉन एज ए सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन, राइट, है ना? भैया देखो यहां पे, है ना, 0 to 2 के बीच में 1 आ रहा है और 1 पे ये हमारे पास क्या आ रहा है, डिफाइन नहीं हो रहा है, राइट? सो दैट टाइम इट इज नॉन एज ए सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें फ्रेडहोल्म में बता दीजिए आपको कि 0 to 1 आ रहा है, अगर दोनों कांस्टेंट लिमिट है दैट इज नॉन एज अ फ्रेडहोल्म, और अगर हमारे पास अपर लिमिट वेरिएबल है तो सच इक्वेशन इज नॉन एज एन वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। फर्स्ट काइंड बताई दिया मैंने आपके सामने। भैया फर्स्ट काइंड क्या होता है, हमारे पास ये जो y है ये एक बार आना चाहिए, तो ये 0 हो जाएगा, है ना? दिस इज फर्स्ट काइंड, है ना, मतलब gx 0 हो जाए, है ना? सेकंड काइंड का मतलब क्या होता है भैया, gx 1 हो जाए, है ना? तो ये भी हमारे पास 1 और ये भी 1, 2 बार y आ रहा है ना? तो ये हमारे पास क्या जाएगा, सेकंड काइंड हो जाएगा। थर्ड काइंड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, gx नाइदर इक्वल टू 0 नॉर इक्वल टू 1। भैया हमारे पास कुछ नॉन जीरो वैल्यू है gx, जैसे gx इक्वल टू x स्क्वायर आ जाए, कुछ और आ जाए, है ना? देन सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज नॉन एज ए थर्ड इंटीग्रल इक्वेशन, राइट, थर्ड काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। क्लियर? अब ये हमारे पास वोल्टेरा भी हो सकती है, फ्रेडहोल्म, डिपेंड करेगा लिमिट क्या दे रखी है हमारे पास, हम उस पर बात करेंगे हम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। होमोजीनियस भैया बता दिया, fx 0 हो जाए तो सच इक्वेशन इज नॉन एज होमोजीनियस। अगर fx हमारे पास नॉन जीरो हो तो यहां पे भैया क्या हो, ये नॉन जीरो, दैट टाइम इट इज नॉन एज ए नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। बाकी वही फ्रेडहोल्म वोल्टेरा मैंने बताई दिया आपको। अब बात करेंगे सुन कर्नल, जो कि एक नॉन फंक्शन होता है, राइट? ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब इंटीग्रल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, है ना?
तो सुन यहाँ पे जो कर्नल है kxt है, ये सिमेट्रिक कब होगा? जब x और t को हम इंटरचेंज करें और कोई फर्क ना पड़े, दैट इज नॉन एज अ सिमेट्रिक कर्नल। जैसे मैं आपके सामने बात करूं, यहाँ पे e की पावर यहाँ पे ले ले x माइनस टी, है ना। अगर मैं यहाँ पे x और t को इंटरचेंज करूं तो e की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा मतलब t माइनस एक्स। तो यार ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो यार सिमेट्रिक नहीं है, क्लियर है। पर अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि cos x माइनस टी, अगर मैं यहाँ पे t और x को इंटरचेंज करूं तो भैया ये दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, राइट। तो दैट टाइम इट इज नॉन एज ए सिमेट्रिक कर्नल। अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन आ जाए, जैसे मैं आपके सामने बात करूं साइन x माइनस टी, अगर मैं यहाँ पे इसको साइन t माइनस एक्स करूंगा तो भैया माइनस आगे आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो कर्नल कहलाता है, ये क्या कहलाता है? सुन, स्क्यू सिमेट्रिक कर्नल कहलाता है। कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल क्या होता है? वो कर्नल जिसकी हमारे पास यहाँ पे जो टर्म आ रहेगा उसको हम एक्सपांड करें तो x माइनस टी की टर्म में वो क्या करना चाहिए? खुलना चाहिए। अगर इस टाइप का आता है तो सच कर्नल इज नॉन एज ए कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल। जैसे साइन एक्स माइनस टी है, कॉस एक्स माइनस टी है, ई की पावर एक्स माइनस टी है, या एक्स माइनस टी प्लस एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर बाई 2, इस टाइप की अगर हमारे पास कर्नल होता है, दैट टाइम इट इज नॉन एज ए कन्वोल्यूशन टाइप ऑफ कर्नल। और इसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म से इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत बड़ा हेल्पफुल होता है, राइट। तो जब हम पढ़ेंगे, खैर इसको मैंने वीडियो अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, ITEP पे जाके आप इसका देख सकते हैं, है ना, कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म से इस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आइडेंटिफाई होमोजीनियस लीनियर सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। देखो सेकंड काइंड मतलब y 2 बार आना चाहिए। देखो y यहाँ पे 1 बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है भैया, 2 बार आना चाहिए, तो यहाँ पे भी 2 बार आ रहा है, ठीक है ना। पर यहाँ पे हमारे पास ये जो y ये नॉन लीनियर है, तो ये तो लीनियर नहीं भैया, आपसे लीनियर बोला जा रहा है ना। एक तो लीनियर है, सेकंड काइंड है और होमोजीनियस है। भैया यहाँ पे हमारे पास एक ही बार आ रहा है, तो ये फर्स्ट काइंड हुआ, सेकंड काइंड तो हुआ नहीं, है ना। यहाँ पे हमारे पास 2 बार आ रहा है, तो भैया ये हमारे पास सेकंड काइंड होगा। पर हमें बोला जा रहा होमोजीनियस, तो होमोजीनियस में फंक्शन हमारे पास fx क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। भैया फंक्शन भी 0 हो रहा है, यार ये हमारे पास क्या जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें सुन इसके बारे में, तो yx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस a2x x sin t yt dt। तो यार भैया ये भी हमारे पास y 2 बार आ रहा है, मतलब सेकंड काइंड है, एंड सुनिए लीनियर भी है, पर सुनिए होमोजीनियस नहीं, क्योंकि यार यहाँ पे जो e की पावर x है ये हमारे पास क्या आ रहा है? मतलब 0 होना चाहिए। भैया फंक्शन जो है ना ये हमारे पास 0 नहीं आ रहा है ना। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ नॉन होमोजीनियस लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। सो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सो सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सुन ये जो क्लास है, अगर आप MSc कर रहे हैं और अगर आप BSc कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, तो यार ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जो पहली क्लास है एक इंट्रोडक्शन क्लास है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ, चीज़ों के बारे में थोड़ा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट मेरी जो अगली क्लास होगी उसमें वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन की लूंगा, उसके बाद फ्रेडहोल्म रहेगा, वहाँ पे आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन रहेगा, प्लस जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक रिजोल्वेंट कर्नल का कंसेप्ट होता है, एक लेबनिज थ्योरम का कंसेप्ट होता है, एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कंसेप्ट होता है, तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और फ्रेडहोल्म के लिए हमारे पास एक दूसरा कंसेप्ट होता है, वो हम आगे बात करेंगे, और डीजनरेट कर्नल का भी कंसेप्ट होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द इंटीग्रल इक्वेशन? ये इंटीग्रल इक्वेशन 0 to 1 जा रहा, मतलब ये फ्रेडहोल्म है ना, क्योंकि अपर लिमिट हमारे पास फिक्स्ड है। देखो अपर लिमिट फिक्स मतलब फ्रेडहोल्म, अपर लिमिट वेरिएबल मतलब वोल्टेरा। तो फ्रेडहोल्म में तो यार ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये दोनों भी हो सकता है। अब इसमें y 2 बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है मतलब ये हमारे पास सेकंड काइंड है, तो भैया फर्स्ट काइंड तो हो नहीं सकता। अब बात करते हैं, सुन यहाँ पे होमोजीनियस है, तो यार ये जो e की पावर x है ना, ये हमारे पास fx है जो कि नॉन जीरो है, तो यार ये हमारे पास होमोजीनियस नहीं होगा। सो सुन डी ऑप्शन क्या जाएगा भैया? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, सुन बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशन इज फर्स्ट काइंड नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो वोल्टेरा के लिए हमारे पास अपर लिमिट वेरिएबल होनी चाहिए। अपर लिमिट कांस्टेंट आ रही है, हो नहीं सकता है। अपर लिमिट कांस्टेंट आ रही, हो नहीं सकता है। अब बात करते हैं सुन बी एंड सी के बारे में। आपसे बोला जा रहा फर्स्ट काइंड में y एक ही बार आता है, भैया y यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा, हो नहीं सकता, यह करेक्ट हो जाएगा, है ना। तरीके से आप बहुत इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द कर्नल इज असिमेट्रिक कर्नल, मतलब x और t को इंटरचेंज करें तो कोई फर्क ना पड़े। भैया x और t को चेंज करेंगे फर्क पड़ेगा, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। इसमें x और t को चेंज करेंगे फर्क पड़ेगा, है ना। इसमें x और t को चेंज करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज करने का मतलब क्या होता है यार? cos x माइनस टी इज इक्वल टू cos t माइनस एक्स। भैया कोई चेंज फर्क नहीं पड़ रहा, अल्टीमेटली माइनस को मिलेंगे, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। इसमें यहाँ पे फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा, है ना। x और t को जब हम करेंगे चेंज, तो भैया ये आएगा t+1 और ये आएगा x+1 विच इज नॉट इक्वल, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? ये आपको समझने की जरूरत है। इसलिए यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए उसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और जो सीरीज है क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज ये भी कमेंट करके जरूर बताइए।
एंड एस अगर इस टाइप की और भी वीडियोस अगर आप देखना चाह रहे हैं तो यार मेरे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी, इंटीग्रल इक्वेशन जो मैंने भी अपलोड करना स्टार्ट किया। इसमें अगर आप CSIR नेट गेट और IIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने कंसेप्ट्स को बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं तो अभी मैंने MSQ, MCQ और NAT टाइप के क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट बनाई है, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। इसमें अगर आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो अभी IIT की बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, नेक्स्ट CSIR नेट की भी आपको बहुत जल्दी दिख जाएगी। तो इसका जो बुक का बाय लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।